हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? एक डेट है, एक डेट को अपने कैलेंडर पर मार्क कर दो। 23 जनवरी। 23 जनवरी की डेट, नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिल रही है, तुरंत एनरोल हो जाओ फ्री में। फ्री में आपके लिए टेस्ट है अनअकैडमी का। कोड आपसे मांगेंगे, कोड में आपको डालना है कैपिटल लेटर में झा सर। और जब भी अनअकैडमी में आप कोई भी कोर्स परचेज करो या आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी चीज का कोर्स परचेज करे, ये जरूरी नहीं है सिर्फ यूपीएससी पीएससी का कोर्स, कोई भी कोर्स कुछ भी ले रहे हो, ये कोड यूज करोगे आप झा सर कैपिटल लेटर में लिखकर, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और अभी तो 23 जनवरी को एक मेगा कॉम्बैट होने वाला है, इसमें तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें बताया जा रहा है कि मेगा कॉम्बैट में आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। राइट, 56 क्वेश्चन होंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक ह्यूज कॉम्पिटिशन है आपके लिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तरीके से, तो आप इस कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। देखो, गिफ्ट वगैरह के लिए नहीं, क्योंकि एक बार आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, ये तो रोज का काम होगा। ऐसे मतलब ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं लगते। बीएमडब्ल्यू कार आपको लोग गिफ्ट करने के लिए खड़े रहेंगे। राइट, बट अभी उन सब चीजों पे मत फोकस करो, अभी फोकस करो आपकी तैयारी के ऊपर, क्योंकि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये सब तो छोटी चीजें हैं, ये अनअकैडमी आपको मोटिवेट करने के लिए जो है वो प्रोवाइड करा रही है। तो ये मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मेन फोकस है प्रिपरेशन के ऊपर। तो सभी लोग यार तुरंत एनरोल हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक है, फ्री है टेस्ट। और झा सर कोड यूज करोगे तो कभी भी कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो अनअकैडमी पे, अभी इनके पास एक ऑफर भी चल रहा है 19 जनवरी तक। और बताया जा रहा है कि इसमें मतलब आपको 18 महीने का कॉम्बो लेने में ये ऑफर जो है वो मिलेगा, यानी कि कुछ प्राइस में 63,898 में आपको मिल जाएगा। प्लस आप जो है वो अगर हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको और मान के चलो कि 15,000 रुपए आपके और बच जाएंगे। मतलब टोटल मान के चलो 15,101 रुपए आपके बच जाएंगे। तो ह्यूज डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप कोड का जो है वो यूज कर सकते हैं। 15,000 का डिस्काउंट है सीधे सीधे, सेव 15,101 रुपीज। इसके अलावा आपको बता दें कि अनअकैडमी के काफ़ी सारे कोर्सेज अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। राइट, रीसेंट कोर्सेज अभी होने वाले हैं इनके काफ़ी सारे, तो ज्वाइन करो आप इनको। और ऑप्शनल के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ऑप्शनल में आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है और आपके लिए सभी ऑप्शनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे पीएसआईआर, इकोनॉमिक्स, पब एड, हिस्ट्री, सभी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। अभी अभी ये सब कुछ ऑप्शनल है, उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं। राइट, लेटेस्ट। और बाकी कोड आपको यूज करना है झा सर का। ईएमआई पर भी ये जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट की ईएमआई पर आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको स्टडी करने के लिए लोन चाहिए, सिविल सर्विसेज की स्टडी करने के लिए, तो 0% इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। बट ईएमआई वाली फैसिलिटी को अवेल करो, ये सबसे बेस्ट है। और पढ़ाई करो अच्छे से मन लगाकर, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, झा सर कोड का यूज करके आपको बेनिफिट मिलेगा। गाइस, हम डिस्कस करेंगे हरगोविंद खुराना जी के बारे में। अभी रिसेंटली इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है, 100वीं जयंती ऑब्जर्व की गई है, मनाई गई है। दैट्स वाई ये टॉपिक इनका न्यूज में है। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है हरगोविंद खुराना जी की रिसर्च से रिलेटेड, की किस किस फील्ड में इन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी थी, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड में। राइट, तो ये पूरी चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, सो सबसे पहली चीज तो इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को हुआ था। कहां पर? रायपुर में। अब ये रायपुर छत्तीसगढ़ वाले रायपुर की बात नहीं हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हैदराबाद हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है और एक पाकिस्तान में देखने को मिलता है, वैसे ही एक रायपुर हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है और एक पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये पाकिस्तान वाले रायपुर में इनका जन्म हुआ था। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ी सी बेसिक सी बतानी चाहिए, वैसे पूछेंगे नहीं बट फिर भी एक आइडिया जनरल सा होना चाहिए। अब इनके रिसर्च और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिस पर आप ध्यान देना। तो न्यूक्लिक एसिड पर रिसर्च इन्होंने शुरू करी। मतलब सबसे पहली जो इनकी रिसर्च थी वो न्यूक्लिक एसिड पर थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने रिसर्च करी थी 1951 के दौरान। और सर एलेक्सेंडर टॉड के अंडर इन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी थी। फिर इसके अलावा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था जेनेटिक्स में। 1970 के दौरान इन्होंने पहली आर्टिफिशियल कॉपी बनाई थी ईस्ट जीन की। ईस्ट समझते हो? खमीर। तो खमीर के जीन की पहली आर्टिफिशियल कॉपी जो है वो इनके द्वारा सिंथेसाइज की गई थी। फिर बाद में जाकर इन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पर। इन्होंने क्या चीज अंडरलाइन करी कि सेल सिग्नलिंग पाथवेज ऑफ विजन इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेटों के अंदर, वर्टिब्रेट्स में इन्होंने क्या चीज जो है वो बताई, क्या चीज को हाईलाइट किया कि किस प्रकार से सेल एक पाथवे बनाता है, सेल किस प्रकार से मूवमेंट करता है, कैसे उसका पाथवे रहता है और उस पाथवे को वो कैसे फॉलो करता है। तो इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। गाइस, मेनली इनकी स्टडीज जो जुड़ी हुई हैं प्राइमरली स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ रोडोप्सिन से जुड़ी हुई थी।
रोडोप्सिन। रोडोप्सिन गाइस एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि वर्टिब्रेट आई की रेटिना पर हम लोग को नजर आता है, राइट। आई, आंखों की रेटिना पर हम लोग को ये प्रोटीन नजर आता है, रोडोप्सिन। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया म्यूटेशन को कि किस प्रकार से रोडोप्सिन में म्यूटेशन होता है, और ये म्यूटेशन किससे एसोसिएटेड है, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा से, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का कारण है। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या कारण है, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। तो देखो क्या हो सकता है, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकते हैं, रोडोप्सिन बताइए, रोडोप्सिन जो है वो कहां पर होता है, तो आंख, आपको आंख ध्यान में रखना है, आंखों में होता है। और साथ ही साथ ये रोडोप्सिन जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रेटिनिटिस पिगमेंटोसा से एसोसिएटेड है, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। तो ये भी चीज ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेटिनिटिस पिगमेंटोसा जो है वो है क्या, तो इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, राइट, लोगों को दिखता नहीं है, राइट, इस चीज के कारण, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार मैंने रिपीट इसलिए किया कि ये चीज याद रखो आप। और इनको कौन से पुरस्कार जो है वो और सम्मान मिले हैं, तो 1968 में नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन इनको मिला है। और इनको ये प्राइज जो है वो शेयर किया गया था, इन्होंने प्राइज को मार्शल डब्ल्यू निरिंगबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले के साथ। इन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी थी, जिस रिसर्च ने हेल्प करी ये पता लगाने में कि कैसे न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लिक एसिड के अंदर किस प्रकार से जेनेटिक कोड जो है वो कैरी करके लेकर जाते हैं, और किस प्रकार से सेल जो प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल द सेल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो जीन्स जो होते हैं ना, जेनेटिक कोड्स वगैरह, आपको जेनेटिक्स के बारे में पता होगा, जीन्स के बारे में पता होगा, राइट, जैसे कि पेरेंट्स से जीन्स जो होते हैं वो बेबीज में ट्रांसफर होते हैं, तो ये किस प्रकार से ये ट्रांसफर होते हैं, किस प्रकार से ये जीन्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, राइट, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, कैसे ये जेनेटिक कोड को सेल पर ले जाते हैं, तो इस चीज को एक्सप्लेन किया था उस दौरान। और इसी एक्सप्लेनेशन के लिए इनको 1968 में नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन प्राप्त हुआ था, राइट। क्लियर है यहां तक बातें। अच्छा, अब इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज मिला और खुराना को एल्बर्ट लैस्कर बेसिक मेडिकल रिसर्च अवार्ड भी मिला 1968 के दौरान, और नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी मिला 1987 के दौरान। और इवन इंडियन गवर्नमेंट ने इनको 1969 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। एक फेमस साइंटिस्ट रिसर्चर, राइट, हरगोबिंद खुराना, याद रखना है आपको, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें ये इस तरीके के टॉपिक्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, राइट। गाइस, टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। टोंगा में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है समुद्र के नीचे, तो उसको लेकर ये टॉपिक है। तो रिसेंटली वॉल्केनो इरप्शन हमें देखने को मिला है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कहां पर, पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा में। और बताया जा रहा है कि इसके कारण सुनामी वेव्स भी जो है वो ट्रिगर हुई हैं, सुनामी लहरें जो है वो उठ रही हैं इसी चीज के कारण, इसी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, पैसिफिक और उसके आसपास के क्षेत्र में। और ये अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन हम लोग को देखने को मिला है, समुद्र के नीचे हुआ है ये इरप्शन। और इस इरप्शन में दो छोटे छोटे अनइनहेबिटेड आइलैंड, यानी कि ऐसे आइलैंड जहां पर कोई नहीं रहता है, राइट, कोई ह्यूमन आबादी नहीं है, तो वहां पर दो छोटे छोटे आइलैंड है, हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा। तो यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हुआ है। और ये टोंगा आइलैंड जो है गाइस, ये रिंग ऑफ फायर के पास है। और रिंग ऑफ फायर के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर का टॉपिक एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, रिंग ऑफ फायर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके जो स्टडी रूम है वहां पर एक बड़ा सा मैप होना चाहिए, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, अगर नहीं है तो जाकर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं ये बात कहता हूं। आप इंडिया की तरफ देखें और इंडिया से आप ईस्ट की तरफ जो है वो जाएंगे तो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स जो है वो दिखाई देंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फिलीपींस आपको दिखाई देगा, फिलीपीन सी आपको नजर आएगा। फिर आप जो है वो और आगे जाएंगे और नीचे साइड थोड़ा साउथ की तरफ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साइड में आपको जो है वो कोरल सी नजर आएगी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको चेक करना है, देखना। उसके आसपास देखिए पापुआ न्यू गिनिया करके हम लोग को एक कंट्री देखने को मिलती है। फिर आप और उसके ईस्ट की तरफ जाएं, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्ट की तरफ आप देखें तो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे, राइट। तो ये जो आइलैंड है ये टोंगा आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, टोंगा, राइट। और हुंगा टोंगा, जैसा मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हुंगा टोंगा पर ये वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिला है, हुंगा टोंगा आइलैंड पर, और यहीं पर ये वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हुआ है।
राइट, बहुत बुरा वॉल्केनिक इरप्शन हम लोग को नजर आया, देखने को मिला है, राइट, गेटिंग इट। तो ये स्थिति हुई है, ये हुंगा टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन, राइट। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैप के पास जाकर आपने जो है वो चीजें अच्छे से जो है वो देख ली होंगी गाइज। इसके अलावा मैं एक और चीज जो है वो आप लोग को बताना चाहता हूं कि सुनामी के कारण जो है, वैसे तो कुछ ऐसा जो है वो जिस जगह पर ये घटना वहां पर कुछ डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि अनइनहेबिटेड आइलैंड था वो, राइट, कि वहां पर कोई लोग नहीं रहते थे, आबादी नहीं रहती थी। बट उसके आसपास में मतलब यानी कि उसके आसपास जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, क्योंकि सुनामी के कारण इंपैक्ट तो आसपास के एरियाज में भी पड़ा है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, तो लोगों की मौतें तक हुई है। अभी तक 3 लोगों की मौत के आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल रिपोर्ट ने ये चीज बताई है कि 84,000 लोग, मतलब कि पूरी टोंगास की पॉपुलेशन का 80% से ज्यादा लोग जो है वो उनको इंपैक्ट हुआ है, प्रभावित हुए हैं इस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, राइट। और बताया जा रहा है कि 3 टोंगा के छोटे छोटे आइलैंड सीरियसली डैमेज हुए हैं, राइट, सुनामी वेव्स के कारण। तो ये चीज बताई जा रही है और बहुत भारी मात्रा में लोगों को परेशानी हुई है। और अभी अभी तक 3 लोगों की डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है, 3 लोगों की, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस, दिस डिजास्टर, राइट, क्लियर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जीएस पेपर 1 यानी कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रशांत महासागरीय ज्वाला वृत्त, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि रिंग ऑफ फायर जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं? बताइए, किस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए, रिंग ऑफ फायर हम लोग को सूर्य पर या आसमान पर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी, रिंग ऑफ फायर हम लोग को ओशियन पर देखने को मिलता है, स्पेशली पैसिफिक क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। बताइए दोनों में से क्या करेक्ट होगा? तो गाइज ये दोनों ही करेक्ट है। एक रिंग ऑफ फायर तब होता है जब हम लोग को सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, राइट। सूर्य जो होता है उसके आगे जब चंद्रमा आ जाता है, तो जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को कवर नहीं कर पाता तो एक रिंग हम लोग को देखने को मिलती है, उसको भी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रीलिम्स में इस प्रकार की चीजें आती हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि रिंग ऑफ फायर जो है वो सूर्य ग्रहण वाली एक्टिविटी को भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, रिंग ऑफ फायर हमारी धरती पर स्पेशली पैसिफिक क्षेत्र पर एक ऐसा एरिया हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इसी के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स होती हैं और यहाँ पर वॉल्केनोज हम लोग को देखने को मिलता है भारी मात्रा में, और इसी चीज के लिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर जो है वो कहा जाता है। तो अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। जब आप बोलोगे कि सर कैसे ये अर्थक्वेक जो है वो आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, तो आप इस प्रकार से चीजों को इमेजिन करिए कि एक प्लेट है, जैसे आप अपने एक हाथ को एक प्लेट की तरह मानो और दूसरे हाथ को दूसरे प्लेट की तरह मानो, और जब ये आपस में एक दूसरे से टकराती है, एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराती है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाती है, ओवरलैप कर जाती है, राइट, तब उस केस में हम लोग को अर्थक्वेक देखने को मिलता है। क्योंकि आप जब अपने हाथ को टकराएंगे एक दूसरे हाथ को तो एक प्रकार का वाइब्रेशन वहां पर होगा और यही वाइब्रेशन अर्थक्वेक होता है। और ऑब्वियस ही बात है कि धरती के नीचे आप जानते हैं कि क्या है, एस्थेनोस्फीयर में लावा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और ये दरार है, इस दरार से क्या निकलता है, लावा जो है वो बाहर आता है, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है और इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा हम लोग को वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी दरार से जो है वो बाहर वॉल्केनो ज्वालामुखी जो है वो लावा उबलते हैं या उगलते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इंडोनेशिया आपको बता देगा इसकी रफली इंडोनेशिया में 400 के आसपास आपको ज्वालामुखी वॉल्केनोज जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से 127 आज की डेट में करेंटली एक्टिव है इंडोनेशिया में, राइट। और पूरे दुनिया भर में एक्टिव वॉल्केनोज का 1/3 वॉल्केनोज जो है वो इंडोनेशिया में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ बात कर ली हमने इंडोनेशिया से रिलेटेड। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर 450 से भी ज्यादा वॉल्केनोज हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर मेनली कहा जाता है। यहां पर 3 दुनिया के टोटल 4 सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उनमें से 3 यहां पर हैं। माउंट सेंट हेलेंस जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, माउंट फूजी जो जापान में है, और माउंट पिनाटुबो जो फिलीपींस में है। ये दुनिया के 4 सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो में से 3 वॉल्केनो यहां पर जो जिसके बारे में मैंने भी आपसे बात करी वो यहां पर है। देखिए कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछ लिया जाता है, माउंट सेंट हेलेंस कहां पर है बताएं।
तो आपको पता होना चाहिए यूएसए में। क्वेश्चन आएगा कि माउंट फूजी कहां पर है, तो जापान में है। माउंट पिनाटुबो कहां पर है, तो फिलीपींस में है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, मतलब कि ये आप चाहे तो इसको नोट्स बनाकर जरूर जो है वो लिखें, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में इस प्रकार की चीजें अक्सर आ जाती हैं, क्षेत्र से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड। एंड आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर में, यानी कि मान के चलो कि दुनिया में जितने भी अर्थक्वेक होते हैं उसके 90% अर्थक्वेक हम लोग को रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। उसकी वजह आप सभी लोग अब तक जान ही चुके हैं कि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स काफी सारी हम लोग को देखने को मिलती हैं। 80% दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक भी यहीं पर होते हैं, राइट। एंड फिलीपीन सी प्लेट, कोकोस, नास्का प्लेट्स, तो ये यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलती हैं। 40,000 किलोमीटर का हॉर्स शू शेप रिंग हम लोग को ये देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप इस रिंग को देखेंगे, रिंग ऑफ फायर को, तो ये थोड़ी सी, एक तो रिंग की तरफ दिखती है बट हॉर्स शू शेप की तरह भी दिखती है। आपने घोड़े की नाल जो है वो देखी होगी, शू जो उसका जो है वो देखा होगा, तो ये उसी शेप की हम लोग को नजर आती है। और ये फैली हुई है न्यूजीलैंड से लेकर चिले तक, राइट। एंड यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो काफी रिस्क में रहते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की एरिया, अर्थक्वेक भी आता है, वॉल्केनोज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है, तो काफी रिस्की एरिया है ये रिंग ऑफ फायर का। स्पेशली सबसे ज्यादा रिस्की एरियाज हम लोग को जो यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्ट कोस्ट है, चिले है, जापान है, और कुछ आइलैंड नेशन जिसमें सोलोमन आइलैंड हम लोग को एक देखने को मिलता है, ये सब रिस्की एरियाज हैं जो कि यहीं पर ही आते हैं। और इन एरियाज को सबडक्शन जोन जो है वो कहा जाता है, और जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि दो प्लेट्स जो होती है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो वो सबडक्शन जोन हम लोग को देखने को मिलता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो घुसने लगती है, राइट। तो ये इस प्रकार की प्लेट्स यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए ये एरिया काफी ज्यादा रिस्की है। और ये रिंग ऑफ फायर बना कैसे, तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली किसका रिजल्ट है, तो ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स जो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली गई, आकर टकराई और नीचे चली गई, तो उसी के कारण जो है ये पूरा क्षेत्र जो है वो बन गया। आपस में प्लेट जो है वो टकराई और एक दूसरे के नीचे जो है वो चली गई, राइट। और एरिया जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं उस क्षेत्र को हम लोग सबडक्शन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट जहां पर मिलती है, अध निक्षेपण मंडल, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है। अध निक्षेपण मंडल, सबडक्शन जोन, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है। और रिंग ऑफ फायर में अर्थक्वेक क्यों होती है, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बेसिक सी चीज है कि आपस में जब ये टकराती हैं प्लेटें, जो सबडक्शन जोन वो वाला जोन होता है जहां पर प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब ये टकराएंगी तो एनर्जी रिलीज होगी ना, तभी तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इसी के कारण जो है वो अर्थक्वेक हम लोग को नजर आता है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, ज्योग्राफी के जो टर्म्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से पता होनी चाहिए, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पहले एंशिएंट, मतलब कि अगर हम बात करें जब जिस समय यानी कि ये धरती हम लोग को देखने को मिली थी कि ये बनी थी, राइट, तो उस समय सिर्फ एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, फिर ये आपस में दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुआ, राइट। और फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके, जो आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे बहुत गौर से, तो ये एक टाइम पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ये एक हुआ करते थे, एक सिंगल लैंड मास हुआ करते थे, आज टूट के बिखर गए हैं और ये आज की डेट में जो है वो ड्रिफ्ट कर रहा है, राइट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर हम बात करें हमारे एरिया की, इंडिया के एरिया की बात करें, एशिया की बात करें, यूरेशिया की, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, राइट। इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि हमारा जो हिमालय है वो आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, राइट। हिमालय की हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, एंड द रीजन बिहाइंड इज दिस मूवमेंट ओनली, कि ये मूवमेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से हिमालय जो है वो ऊपर जो है वो उठता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो दिस इज द थिंग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड बेसिक से फैक्ट्स आपको पता लगे होंगे काफी सारे, राइट, और थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको डेवलप हुई होगी। गाइस, हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे डिटेल में, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको इशू बताना चाहता हूं सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC का ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि ईरान के डिप्लोमेट जो है गाइस वो सऊदी अरेबिया गए हैं, राइट। सऊदी अरेबिया वहां पर अपनी पोस्ट लेने के लिए, यानी कि इस्लामिक फोरम पर अपने पद को संभालने के लिए ईरान के डिप्लोमेट सऊदी अरेबिया गए हैं, और ईरानियन डेलीगेशन जैसे ही पहुंचा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में, तो बताया जा रहा है कि ये पहला ऐसा डिप्लोमेटिक मूव है 2016 के बाद से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो ऐसा क्या हुआ था 2016 में जिसके कारण ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप हैम्पर हुए थे, डैमेज हुए थे।
तो आपको बता देगा इसकी सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु निमीर अल निमीर को फांसी की सजा सुनाई थी, फांसी दे दी थी। और इसी के बाद ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों ने जितने भी सऊदी मिशंस जो थे, सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन मतलब कि सऊदी अरेबिया के कंसुलेट, उनकी एम्बेसीज, सब पर अटैक कर दिया था। और इस अटैक के बाद सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ अपने सभी संबंध को तोड़ दिया था। बट फिर भी बताया यह भी गया था कि ये जो घटना जो घटी थी ईरान के अंदर, तो इस चीज की निंदा भी की गई थी इस्लामिक सहयोग संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, राइट। तो ये एक बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस। वैसे तो निम्र अल निम्र के बारे में आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी केस स्टडी हम लोग निम्र अल निम्र के बारे में भी देख लें। तो विकिपीडिया पर आसानी से इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको ये पूरी चीजें बता रहा हूं। अल निम्र निम्र अल निम्र के बारे में अयतुल्ला शेख निम्र अल निम्र, जिन्हें कॉमनली शेख निम्र के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो 2016 में सऊदी अरेबिया ने इनको जो है वो, वैसे तो इनको मौत की सजा 2014 में सुना दी थी, बट 2016 में इनको जो है वो मौत दे दी, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, इनको मार दिया सऊदी अरेबिया ने। तो उसके बाद फिर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिला, राइट। तो हुई क्या थी पूरी घटना, तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। तो युवाओं के बीच में ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे, सऊदी सरकार के अगेंस्ट हुआ करते थे। ये कहते थे कि सऊदी अरेबिया के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहली बार ये कहने पर उनको 2006 में अरेस्ट कर लिया गया। और जिस समय बताया जाता है कि इनको मबाहित ने मारा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मबाहित जो है या मबाहे जिसको कहते हैं बेसिकली, तो ये है क्या। तो ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि सऊदी अरेबिया की सीक्रेट पुलिस एजेंसी है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, सऊदी अरेबिया के अंदर सीक्रेट पुलिस एजेंसी है ये, प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की, राइट। सीक्रेट पुलिस एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। तो कह रहे थे ये कि इन्होंने, मतलब सऊदी अरेबिया की पुलिस ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने इनके ऊपर अटैक किया, इनको मारा, इनको टॉर्चर किया। फिर 2009 के अंदर इन्होंने आलोचना करी सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज की, और ये कहा कि अगर सऊदी शिया के अधिकार जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है तो ईस्टर्न प्रोविंस को हट जाना चाहिए वहां से, मतलब सऊदी अरेबिया की जो ईस्टर्न प्रोविंस है उसे इंडिपेंडेंट घोषित कर देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों, मतलब कहा जाता है कि इन्होंने वहां के लोग जो थे उनको रेडी किया, ग्रुप ऑफ पीपल को रेडी किया कि लोग जो है वो सऊदी सरकार के अगेंस्ट खड़े होने लगे। तो इवन द गार्जियन करके एक जर्नल भी हम लोग को देखने को मिलता है जिसने डिस्क्राइब किया अल निम्र को कि इन्होंने जो है वो अपराइजिंग, जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हम लोग को एक मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिला था 2011-12 का, तो उसमें मेन रोल जो प्ले किया था पब्लिक को उकसाने के लिए वो अल निम्र ने किया था। तो ऐसा ऐसा जो है वो इवन जर्नल्स का भी जो है वो कहना था। और 8 जुलाई 2012 को सऊदी पुलिस ने जो है वो इनके पैर पर गोली मारी और इनको अरेस्ट कर लिया गया। और सऊदी पुलिस का कहना था कि सामने से भी गोली चल रही थी, तो उसके होता ना कि सामने से गोली चल रही है, पुलिस ने गोली चलाई, तो वो काउंटर के चलते उनके पैर पर गोली लग गई थी। फिर और ये भी कहा जाता है कि सऊदी पुलिस ने हजारों की संख्या में खड़े वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर गोली चलाई थी, जिसमें 2 लोगों की भी जो है वो मौत हो गई थी। इन सब चीजों को देखते हुए अल निम्र जो है वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए, अनशन पर चले गए, राइट। इन्होंने आरोप लगाया कि इनको टॉर्चर किया जा रहा है उस चीज के चलते। फिर हुआ ये कि इनकी फैमिली से इनको नहीं मिलने दिया जा रहा था, बहुत इस प्रकार के इश्यूज है वो चल रहे थे। फिर 15 अक्टूबर 2014 को अल निम्र को मौत की सजा सुना दी स्पेशलाइज क्रिमिनल कोर्ट ने। क्यों सजा सुनाई? क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर ये सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसीज में हस्तक्षेप कर रहे थे और फॉरेन कंट्रीज के साथ इनके सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप खराब करने के लिए एक एजेंडा जो है वो ये तैयार कर रहे थे। तो और इवन रूलर्स की बात नहीं मान रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने वेपन्स उठा लिए थे। तो ऐसे तमाम आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। और फिर इनके भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि इनके भाई ने ट्वीट किया था इनकी डेथ सेंटेंस के बारे में, कि जिससे कि पब्लिक को, लोगों को जो है वो पता लगे। फिर उसके बाद हुआ ये कि 2 जनवरी 2016 के दिन 46 लोगों के साथ इनको भी जो है वो मार डाला सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, राइट। मौत की सजा सुनाने के बाद इनको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया। और जैसे ही इनको एग्जीक्यूट किया तो आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया कि ईरान के अंदर जो है वो इश्यूज होना शुरू हो गए। ईरान के अंदर जितनी भी सऊदी अरेबिया के मिशन थे सब पर पब्लिक ने अटैक करना शुरू कर दिया। सो दिस वाज द थिंग गाइस, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बस बेसिक्स सा। तो आपके बेसिक्स ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये चीज मैंने आपको बताई है। बट मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से जो है वो सुनिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1969 में हुआ था। इसके टोटल 57 मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली बॉडी OIC है, 57 मेंबर के साथ। आप मुझे बताएं
यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने मेंबर हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और ये जो OIC है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना यह है कि इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये एक मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज है, ये खुद कहती है। एंड ये कार्य करती है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना और संरक्षण हेतु कार्य करना। तो ये जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य में आता है। OIC परमानेंट डेलीगेशंस है यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन की, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ में OIC की स्थायी प्रतिनिधि मंडल है, राइट। मतलब कि कुल मिलाकर कि यूनाइटेड नेशन की अगर मीटिंग चल रही है या यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हो रही है तो OIC एज ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिप्रेजेंट भी करती है, राइट। एंड इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट हम लोग को सऊदी अरेबिया जेड्डा में देखने को मिलता है। एंड इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो अभी OIC और इंडिया के बीच ऊर्जा यानी कि एनर्जी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स आर्थिक से रिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए OIC जो है वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल रही है आज की डेट में, एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें सिनेरियो की। गाइज आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर IAS पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि MCQs आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी PDF भी आ जाती है। तो PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ PDF भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी PDF भी जो है वो आपको मिल जाती है, PPT PDF, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, GS पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अभी इसकी मीटिंग ऑनलाइन कंडक्ट हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19, आप जानते ही हैं, कोविड के कारण। और इसकी मीटिंग 21 जनवरी 2022 तक चलेगी। एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस में हुई है। डावोस में लगभग 50 सालों से ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट हो रही है, और इस बार डिजिटल मीटिंग ये हुई है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है वो इंडिया लड़ाई लड़ रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ाते चल रहा है। इन्होंने बताया कि 160 करोड़ वैक्सीन के डोज हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किए हैं, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। बताया कि हम लोगों ने अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस किया जिससे कि हम और कंपटीशन में आ सके और कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारा बना सके, राइट। और इन्होंने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्ट करें क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने कम किए हैं, राइट। तो ये सब चीजें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में इन्होंने चर्चा करी, और भी काफी सारी चीजों के बारे में इन्होंने चर्चा करी, राइट। इन्होंने काफी सारे होप्स जो है वो पूरे दुनिया भर को दिए कि पूरे दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने
जो है वो यहाँ पर एड्रेस किया, स्पीच दी, राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान। गाइस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी कि ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम क्लाउस श्वैब है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मेजर रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती है, पब्लिश करती है, तो ये एग्जाम में पूछा आता है कि ये फलाने रिपोर्ट बताइए कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये सब कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करती है। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड में, राइट। एनुअल मीटिंग ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो और ये एनुअल मीटिंग जो हुई है वो ऑनलाइन हुई है, राइट। तो क्यों हुई है? कोविड-19 के कारण। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। बट हम समझेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट क्यों है। तो गाइस, पहली बात तो इसे अटेंड किया जाता है अलग अलग, पूरे दुनिया भर में अलग अलग सेक्टर के लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको अटेंड करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट यानी कि अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिसी मेकर्स, राइट, एमपी, एमएलएस वगैरह, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग कंट्री के, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी से लोग, एग्जीक्यूटिव बॉडी से लोग, राइट, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया पर्सनालिटीज, टेक्नोक्रेट्स, इस प्रकार के लोग इस फोरम को जो है वो अटेंड करते हैं, इस मंच में आते हैं, इसकी मीटिंग अटेंड करते हैं। और इसमें होने वाले विचार विमर्श जो भी होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, राइट। और स्पेशली जो इश्यूज होते हैं ग्लोबल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी दूर करना, सोशल चैलेंजेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, मतलब कि जैसे सामाजिक चुनौतियां जो भी होती हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मुद्दे, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे वैश्विक महत्व के मुद्दे जो हैं, उस पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉप मोस्ट, अलग अलग फील्ड के टॉप मोस्ट लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसमें इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक मिक्स हम लोग को नजर आता है, जो कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस जो इमर्ज हो रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं, तो वो एक साथ इस प्रकार का सोल्यूशन लाया जाए जो कि सभी के हित में हो, राइट। जैसे कि पॉलिसी मेकर्स के हित में हो, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में हो, तो ऐसे डिसीजन, ऐसे सोल्यूशन जो है वो लाए जा सकें। तो ये मेन फोकस इस चीज का ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और गाइस, अभी जो मेन इनिशिएटिव जिस पर विचार विमर्श हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान, तो काफी सारे इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर, कि नेचर पॉजिटिव सोल्यूशन लाओ, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करो, राइट, नेट जीरो एमिशन पर फोकस करना है। तो ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। वैक्सीन गैप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, मजबूत बनाना है ग्लोबल वैल्यू चेन को, राइट, इकोनॉमीज को बिल्डअप करना है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के जरिए, राइट। कैसे हम लोग डेटा सोल्यूशन का उपयोग करें, जिसके चलते अगली बार कुछ पैंडेमिक अगर आती है आने वाले समय में, जो महामारी आएगी, उसको हम डेटा का इस्तेमाल करते हुए जो है वो रिजॉल्व कर सके, कंट्रोल कर सके, राइट। तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और पूरे दुनिया भर में किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखा जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो आप जानते ही हैं गाइस कि टॉप इंडस्ट्री, बिजनेस लीडर, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग शामिल होते हैं इसमें, इसकी मीटिंग में। बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रकार का नेटवर्किंग हब है, रेदर देन एक नेबुला ऑफ विजडम या फिर प्लेटफॉर्म टू फाइंड द इफेक्टिव सोल्यूशन टू ग्लोबल इश्यूज की जगह। मतलब कि एक इफेक्टिव सोल्यूशन ग्लोबल मुद्दे पर, एक स्पेसिफिक या इफेक्टिव सोल्यूशन लाने की वजह ये सिर्फ एक प्रकार का नेटवर्किंग का काम करता है, बस दैट्स इट। कि मतलब लोग बाग जो है वो आकर मिलते हैं, अपने बेनिफिट के लिए जो है वो काम करते हैं। बट ग्लोबल इश्यूज जो है तो उस पर ये कई बार इग्नोर कर जाते हैं, अपने बेनिफिट पर ज्यादा ये फोकस करते हैं, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, कई बार इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये फोरम हालांकि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, राइट, कि वार्ता करके, डायलॉग्स के माध्यम से आपस में अलग अलग सेक्टर के लोग कोलैबोरेट हो और कोलैबोरेट करके वेरियस प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम करें। बट इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो सिविल सोसाइटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, नागरिक समाज जो है, उसके विभिन्न वर्ग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसके प्रतिनिधित्व की इसमें कमी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन की इसमें कमी है। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी कई कॉन्टेक्स्ट में जो है वो किया जाता है। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के बारे में, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि अब ये समय आ गया है इस पर फिर से विचार करने का, क्योंकि ये जो कानून है ये मुद्दों को हल करने की तुलना में अधिक विवाद पैदा कर रहा है। मतलब कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट को बनाया गया था कि आपस में स्टेट्स के बीच में जो नदी के पानी को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद हैं, उसको रिजॉल्व करना है। बट बजाय उसे रिजॉल्व करने के ये और मुद्दे को जो है वो जटिल बना रहा है, राइट, कॉम्प्लेक्स कर रहा है और मुद्दे को, और रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है प्रॉपर टाइम पर मुद्दों को। तो इसलिए अभी इस कानून को चेंज किया जाए। तो ये आवाज जो है वो उठाई है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने, और चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है गाइस, ये उस समय आया जिस समय कर्नाटक ऑलरेडी इन्वॉल्व है काफी सारी स्टेट्स के साथ वाटर डिस्प्यूट्स के मामले में, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के मामले में, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, और जो नदी है जैसे कावेरी नदी, महादाई नदी, कृष्णा नदी, राइट। तो इन नदियों पर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है कर्नाटक का अलग अलग स्टेट्स के साथ। तो और आज की डेट में आवश्यकता भी है, राइट, कि ये समाधान सभी राजनीतिक हितों को अलग रखते हुए नदी बेसिन क्षमता की अधिकतम उपयोगिता तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के आधार पर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि अब ऐसा सॉल्यूशन लाया जाए इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर कि पहली बात तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को, यानी कि राजनीतिक हितों को अलग करो, और ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि जिसमें जो नदी का पानी जो स्टेट्स जितना उपयोग करते हैं, जिन स्टेट्स की जितनी यूटिलिटी है, उस आधार पर स्टेट्स को नदी का पानी दिया जाए, या फिर टेक्नोलॉजी के आधार पर स्टेट्स को नदी का पानी प्रोवाइड किया जाए। सो गाइस, जो हमारा मेन टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का, इस पर हम चर्चा करते हैं अब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में मेंशन्ड है कि आपस में अगर स्टेट्स के बीच में कुछ विवाद होता है नदी के पानी को लेकर, रिवर वाटर को लेकर, आपस में स्टेट्स के बीच में कोई विवाद होता है, तो वो विवाद कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसके बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि पार्लियामेंट एक कानून बनाकर आपस में स्टेट्स के बीच में जो नदी के पानी को लेकर जो विवाद चल रहा है कि कौन कितना पानी का उपयोग करेगा, आपस में स्टेट्स के बीच में पानी किस प्रकार से डिस्प्यूट होगा, कौन सी स्टेट कितने पानी पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगी, राइट, नदी के पानी पर। तो ये पूरी चीज से रिलेटेड जो भी विवाद होता है स्टेट्स के बीच में, उस विवाद को रिजॉल्व करेगी पार्लियामेंट एक कानून के माध्यम से, राइट। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपसे आप बताओ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपस में स्टेट्स के बीच में अगर पानी को लेकर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अगर चल रहा है, यानी कि राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। बताइए स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है, किसी भी कोर्ट के पास कोई भी क्षेत्र अधिकार नहीं है इस प्रकार के जो मामले हैं, मुद्दे हैं, कंप्लेंट्स हैं, उसको रिजॉल्व करने का। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अगर होता है, कोई भी मुद्दा होता है, तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती है। वो कैसे करेगी, तो बात को समझिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बना चुकी है। रिवर बोर्ड एक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब ये बोलता है कि एक रिवर बोर्ड को स्टैब्लिश करना है, राइट। रिवर बोर्ड एक्ट के तहत रिवर बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाता है। ये किस पर्पस के लिए स्टैब्लिश किया जाता है कि आपस में जो स्टेट्स के बीच में जो रिवर्स जो होती हैं और रिवर वैली जो होती हैं, उनके रेगुलेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो रिवर बोर्ड का काम क्या है कि स्टेट्स के बीच में जो नदी बह रही है, तो उस नदी के डेवलपमेंट के लिए और उस नदी को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए रिवर बोर्ड बनाया जाता है, रिवर बोर्ड एक्ट के तहत। और ये तब बनाया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो रिक्वेस्ट करती हैं रिवर बोर्ड बनाने के लिए। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडहॉक ट्राइब्यूनल, मतलब एक एडहॉक कोर्ट, यानी कि टेम्पररी कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश करेगी, एक टेम्पररी कोर्ट,
एडहॉक कोर्ट, राइट, कि आपस में दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है रिवर वाटर को लेकर, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कोर्ट बनाने की, कोर्ट, एक स्पेसिफिक कोर्ट स्टैब्लिश करने की, एडहॉक ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश करने की, याद रखिएगा। और इस जो ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल और बाइंडिंग होगा, राइट, मतलब कि ये भी बताया जाता है कि यानी कि अब जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट कोर्ट होती है, बट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोर्ट स्टैब्लिश करती है, जो अदालत बनाती है उस स्पेसिफिक मामले को रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए, तो वो अदालत जो भी डिसीजन होगी वो लेगी वो माननीय होगा, राइट, वो फुल एंड फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसके डिसीजन को कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब कुछ मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 से रिलेटेड। अब क्या मुद्दे हैं? तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 प्रोवाइड करती है एक लीगल फ्रेमवर्क, राइट, एक लीगल फ्रेमवर्क कि किस प्रकार से आपस में स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। बट इसमें काफी सारी कमियां हैं, काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं, राइट। किस टाइप के ड्रॉबैक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है कि कितने टाइम पे मामला जो है वो रिजॉल्व होगा, कितने टाइम में, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि केस चल रहा है तो चलने दो, कि एक टाइम बाउंडेशन इसके अंदर नहीं है। और डिलेज जो होते हैं गाइस, वो मतलब ये भी बताया जाता है कि अब जो अ, उसके मेंबर जो होंगे, जो ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होंगे, जो चेयरमैन जो होंगे, उनकी अपर एज लिमिट क्या होगी ये भी डिसाइडेड नहीं है। तो इसलिए भी कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि इसके मेंबर ही चूज नहीं किए जाते, उसको चूज करने में ही टाइम लग जाता है। और कई बार कोई मेंबर जो होते हैं वो रिटायर ही नहीं होते, राइट, दूसरे मेंबर नहीं आते जो कि इस कोर्ट को जो है वो यानी कि मामले को, मुद्दे को जल्दी रिजॉल्व करे, राइट। तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती है और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि ये कोर्ट अपनी रिपोर्ट कब तक पब्लिश करेगी। तो दीज आर सम इश्यूज, राइट। और रिवर बोर्ड एक्ट 1956 की बात करें तो माना जाता है कि रिवर बोर्ड एक्ट को इसलिए बनाया गया है कि ये रिवर के डेवलपमेंट के लिए काम करे, बट ये एक डेड लेटर है, इसने रिवर के डेवलपमेंट के लिए कभी कोई एक्शन लिए ही नहीं है, राइट। तो ये चीज बताई जाती है। और सरफेस वाटर की बात करें, इसे कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा और ग्राउंड वाटर को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। बट ये दोनों ही बॉडीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, राइट, एक दूसरे के परे काम करती हैं और कोई भी कॉमन फोरम नहीं है कि ये कॉमनली डिस्कस कर सके जो भी वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये भी बड़ा एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देगा कि एंट्री 17 जो स्टेट लिस्ट की हमें देखने को मिलती है वो डील करती है वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ। आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल के अंदर हम लोग को 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट या फिर लिस्ट नंबर 1, स्टेट लिस्ट यानी कि लिस्ट नंबर 2, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि लिस्ट नंबर 3। कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर, एम्बैंकमेंट्स, ड्रेनेज, तो इन सब सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास है। और अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, डेवलप कर सकती है इंटर स्टेट रिवर्स को, राइट। और पार्लियामेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में अगर पार्लियामेंट कुछ कानून बनाती है तो वो भी शक्ति पार्लियामेंट के पास है कि पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में पानी से रिलेटेड अगर कोई मतलब अगर कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कोई भी मैटर को अपने कंट्रोल में कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि विवादित इशू हम लोग को देखने को मिला था डैम से रिलेटेड, राइट, डैम को प्रोटेक्ट करने को लेकर एक बिल हम लोग को देखने को मिला था, आया था, जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डैम्स की जो भी मेनली जो डैम से रिलेटेड जो शक्तियां हम लोग को देखने को मिलती है वो किसके पास है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड शक्ति या फिर कैनाल से रिलेटेड शक्ति, क्योंकि डैम के माध्यम से हम लोग को नहर देखने को मिलती है, नहर निकलती है, तो वो स्टेट के पास है। बट पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट एक कानून लेकर आई, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लेकर आई, डैम प्रोटेक्शन बिल। आपको पता होगा इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। जिन भी स्टूडेंट्स को इस कानून के बारे में आइडिया नहीं है नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वो कानून भी जो है वो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट कानून है डैम प्रोटेक्शन बिल का, जो अभी आज की डेट में काफी विवादित है। उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देते हुए इस पर्टिकुलर वाटर के एक इंपॉर्टेंट फीचर को या डैम के एक इंपॉर्टेंट फीचर को स्टेट गवर्नमेंट से छीनकर अपने कंट्रोल में कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये चीज है गाइस, इसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए। काफी अच्छा टॉपिक था ये गाइस। क्या आप मुझे चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर? इस टॉपिक को हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो चाइना गाइस बताया जा रहा है कि इकलौती ऐसी कंट्री जो है वो बनेगी जिसका हो सकता है कि 2024 के बाद या 2030 के बाद इकलौता स्पेस स्टेशन हो। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी जो एट प्रेजेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मौजूद है, तो नासा और उसकी जो पार्टनर कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि पार्टनर एजेंसीज, ये विचार कर रहे हैं कि 2024 तक, इन्होंने पहले विचार किया था कि 2024 तक जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको हटा दिया जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। फिर अभी इन्होंने लेटेस्ट ये चीज़ कही है कि इसको 2030 तक हम और खींच सकते हैं, मतलब कि 2000 हो सकता है कि 2024 के बाद भी शायद डिसीजन ले लिया जाए आईएसएस को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का, या 2030 के बाद तो रिटायर करना ही है इसको। तो और हालांकि इसके रिटायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी समय से जो है वो लगातार आ रही है, राइट। तो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं होगा तो सिर्फ इकलौता स्पेस स्टेशन बचेगा जो कि चाइना का होगा, चाइना का स्पेस स्टेशन जिसका नाम टियांगोंग, राइट, टियांगोंग। तो टियांगोंग के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया है कि पार्लियामेंट के अंदर कि इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन जो है वो इंडिया सेटअप करेगी 2030 तक। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना कि हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं कि 2030 तक हमारा भी स्पेस स्टेशन जो है एक लॉन्च हो, राइट। तो ये, और चाइना के स्पेस स्टेशन की बात करें गाइस तो ये तियानगोंग स्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है और ये 10 सालों के लिए ऑपरेट किया जाएगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा जा रहा है। धरती की सरफेस से 340 से 350 या 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रखा जाएगा। इस स्पेस स्टेशन का फायदा ये है क्योंकि ये चाइना की आंख का काम करेगा। चाइना की आंख का काम करने का मतलब ये है कि चाइना राउंड द क्लॉक जो है वो पूरी निगरानी रख सकती है हर जगह पर। और चाइना की आदत है ही निगरानी रखने की, स्पाई करने की, जासूसी करने की। तो ये अपने स्पेस स्टेशन की मदद से जासूसी भी करेगी, अपने ही ऊपर नहीं, अपने दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी, है ना। तो ये चीज है। और चाइना ने तो एक टारगेट भी रखा है कि इसको एक मेजर स्पेस पावर बनना है 2030 तक। बट चिंता वाली बात ये नहीं है कि वो निगरानी रखेगी, उससे ज्यादा बड़ी चिंता, निगरानी रखेगी वो तो एक अलग चिंता वाली बात है, बट एक और मेन चिंता वाली बात है कि इस स्पेस स्टेशन पर रोबोटिक आर्म लगा हुआ है। रोबोटिक आर्म का मतलब एक इसकी बाहें हैं आप कह सकते हो, या हाथ कह सकते हो, राइट। रोबोटिक हाथ, अरे हाथ नहीं होता, हाथ, हैंड, आर्म, तो वो लगा हुआ है। मतलब कि इस स्पेस स्टेशन से, मतलब ये मैकेनिकल है, राइट, यानी कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी एडवांस है। मतलब अगर ये चाहे तो दूसरी किसी सैटेलाइट को पकड़कर अपने अंदर जो है वो रख बुला सकता है, यानी कि कैप्चर कर सकता है। जैसे होता है ना कि सैटेलाइट उड़ती हुई साइड से जा रही है, इसने हाथ से पकड़कर उस सैटेलाइट को अपने अंदर समा लिया या तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, तो ये भी एक कंसर्न है बड़ा, राइट। तो ये मिलिट्री एप्लीकेशन का भी काम कर सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता है कि हो सकता है कि कल को अगर स्पेस वॉर हुए तो ये अपने स्पेस स्टेशन से ही 3 4 5 सैटेलाइट को निपटा देगा, जो कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स होती हैं अलग अलग कंट्री की। तो ये एक बड़ी चिंता वाली जो है वो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि दूसरी सैटेलाइट को पकड़ने का ये काम कर सकता है। बाकी इसके अलावा और दूसरे स्पेस स्टेशन की बात करें गाइस तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हालांकि काफी समय से इस पर बात चल रही कि अब इसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। आप इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, आप देखिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है वो, कि किस प्रकार से वहां पर एस्ट्रोनॉट जो है वो रहते हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर रहकर किस प्रकार से जो है वो काम करते हैं, राइट। किस प्रकार से वो सोते भी हैं, पता है, हवा में लटकते हुए सोते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी तो है नहीं, जीरो है पूरा, है ना। तो वो किस प्रकार से सोते, खाना किस प्रकार से खाते, पानी पीने का तो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि किस तरीके से वो पानी पीते हैं। पानी एक्चुअली पीते नहीं, वो खाते हैं। जैसे ही पानी को छोड़ते हैं बबल बन जाता है वो, और उसको मुंह में रखकर चबा लेते हैं वो। तो बहुत बढ़िया सी चीज, आप देखिएगा जरूर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियो आपको मिलेंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान, कनाडा का है अभी। और बाकी चाइना जो है उसने ऑलरेडी 2 स्पेस स्टेशन छोड़ चुका है, ये तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 ट्रायल स्टेशन ये हमें देखने को मिल रहा है चाइना का। और इंडिया भी प्लान कर रही है 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की, राइट। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक और पूरा मुद्दा जिसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद कर